शेख साहब, आपके लिए ये क्यों तासुर बन गया है कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर, हर किसी पे तनकीद करते हैं, ये क्या बात है? नहीं, हर किसी पर तो नहीं, लेकिन जो जिस पैमाने पर डिज़र्व करता है। तो आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की तो लाड़काना से 2-3 प्राइम मिनिस्टर हुए, तो उनसे कभी मेल मुलाकात, कोई बातचीत, कोई डायलॉग? भुट्टो साहब कभी कभी नज़र आ जाता था अपने अलमुर्तज़ा के लान में, ऐसे टांग पे टांग चढ़ाए, ऐसे आराम कुर्सी पर बैठे हुए होते थे। कोई आसपास सिक्योरिटी नहीं होती थी? नहीं, कोई सिक्योरिटी का कोई। भुट्टो साहब की खूबी ये थी, बेगर्स थे, फ़कीर थे जो गलियों में गदागिरी करते थे, उनसे लेकर और शहंशाहों तक उसके दोस्त थे। कि आपने सर बताया कि भुट्टो सल्लान में बैठ के सबसे कचहरी करते थे, तो फिर हमारे जो नए हुक्मरान हैं वो क्यों इतना डरते हैं कि सिक्योरिटी इतनी लगाई होती है कि फ़कीर तो छोड़ें, अच्छा खासा आदमी नहीं मिल सकता? देखें, ये आए आए हैं हादसाती तौर पर सियासत। सीधी बात है, जरदारी साहब का क्या जाए सियासत से? एक लॉटरी निकल आई, मोहतरमा से शादी हुई और वो सियासतदान बन गए। भुट्टो साहब कोई हादसाती सियासतदान नहीं थे। आपकी फैमिली तो कभी खोड़ोस की तरफ हुआ करती थी, कभी कॉम्परस्तों की तरफ, तो कभी भुट्टोस के बीच में थी, तो आप लोगों ने कैसे मेंटेन किया इनको? नहीं, हमारी जो शेख कम्युनिटी थी वो कभी मुस्लिम लीग में, फिर पीपल्स पार्टी में आई, लेकिन हमारी अपनी फैमिली, ख़ानदान और क्लोज के रिश्तेदार वो शुरू से ही नेशनलिस्ट ख्यालात के थे। सिंध में जो 17 साल हुकूमत है उसकी गवर्नेंस से आप मुतमईन हैं? भाई, बिलावल भुट्टो में क्या कमी है? मैं तो कहता हूँ, वाई क्यों नहीं सिंध के चीफ मिनिस्टर बन जाते और लीड करें फ्रॉम फ्रंट। एक पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे लोगों की टीम बनाए। लेकिन उसको तो शौक है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। भाई, प्राइम मिनिस्टर देखें, इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, पंजाब नहीं चाहेगा, आप नहीं हो सकते। इनका मॉडल जदीद दौर का नहीं है। जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, इस किस्म के लोग इनके काबीना में हैं ही नहीं। इनके आसपास जो मुशीर हैं और सलाहकार हैं और वज़ीर हैं, वो ऐसे लगता है अयाम जाहिलिया के किसी दौर में रहते थे। ये 8,000 अरब इस सूबे में लगे हैं और कुछ आपको नज़र आ रहा है? पैसे इतने हैं, पैसे लेने की ज़रूरत नहीं। असल में क्या है, ये जो बाहर से कर्ज लेते हैं ना, उनमें कमीशनें खाना आसान होती हैं। अब तो इन्होंने चीनियों को, वर्ल्ड बैंक को, जितनी भी एशियन बैंक है, इन सब के को अपने लाइन पर लगा लिया है। फलां प्रोजेक्ट, उसमें आपको ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा। और ये सरदारी तो नहीं है ना, सरदार शाह भी तो है। सरदार शाह है, हमारा दोस्त है। सारा जोर शायरियों पर है ना। हम तो तब मानेंगे जब एजुकेशन में 5 साल में ये ऐसे करके देखा है। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि जो है, डोंट सी व्हाट इज़ फार एंड मिडिल, सी व्हाट इज़ क्लियर एट योर हैंड। 20 सालों से अगर पहले चले जाएं, कितने लोगों के महलात थे, बंगले थे, पॉलिटिशियन के ख़ास तौर पे आपने देखे थे पहले? 10-15 हज़ार लोग हैं उनमें। भले कि ये सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है कि इंजीनियर, एक डिप्टी कमिश्नर, एक ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, ये काबीना के लोग, हाँ, फ्रंट मैन हैं इनके। ये सारे मिलकर, ज़िले तालके से लेकर और प्रावंस तक सारे मिलकर रात को ये करते हैं कि अगले दिन इसको कैसे माल खींचना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर नामा में आपका मेज़बान मंसूर मुगेरी हाज़िर खिदमत है। व्यूअर्स, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो सिंध के पढ़े लिखे हैं, बाशऊर आदमी हैं, दानिश्वर हैं, राइटर हैं, कई किताबें लिखी, और सबसे बड़ी पहचान यह है कि हर किसी पे तनकीद करते रहते हैं। तनकीद जो है उसकी पहचान है। इशारे से बहुत सारे दोस्त समझ गए होंगे। इनाम शेख साहब आज मेहमान हैं। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सही सलाम। भली कर आया। वालेकुम, मेहरबानी साहब। शेख साहब, आपके लिए ये क्यों तासुर बन गया है कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर, हर किसी पे तनकीद करते हैं, ये क्या बात है? नहीं, हर किसी पर तो नहीं, लेकिन जो जिस पैमाने पर डिज़र्व करता है उस पर मैं तनकीद तो नहीं कहूँगा, हक बात कहूँगा। तनकीद बराए तनकीद तो तब होती है जब मैं ख़ुद कई चीज़ों पर अमल न करूँ और दूसरे को कहूँ कि आप अमल करें। हमें मौक़े मिले, हमने वो ज़ाया कर दिए, छोड़ दिए शऊरी तौर पर। हमें जो है वो काफ़ी टेम्पटेशंस हुई, हमने अपने आप को रोक लिया। तो हम भी चाहते हैं कि जब सोसाइटी में कुछ उसूल होते हैं, कुछ आदाब होते हैं, कुछ मयार होते हैं, उस मयार को मैं भी फुलफ़िल करूं और दूसरे भी उस पर पूरा उतरें। और लेकिन हमारे यहाँ मंसूर, ये एक ट्रेंड है कि भाई, कहने की बातें और होती हैं और करने की बातें और होती हैं, और यही बुनियादी तज़ाद है जिसने हमारी सोसाइटी को इस डगर पर लाकर खड़ा किया है। सर, इस पे तो और हम खुल के बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे, आपका बचपन कहाँ पे गुज़रा, कैसे गुज़रा,
आप बचपन में भी इस तरह से थे शरीर किस्म के, या बहुत अच्छे, और जो होते हैं कुछ बच्चे अच्छे होते हैं जो बिल्कुल खामोश होते हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल शरीर और एक्टिव किस्म का एक्टिव बच्चा किस्म था। का था। और अपनी पहली क्लास से लेकर जब तक मैं जिस तालीमी इदारों में रहा तो बड़ा एक्टिव और थोड़ा शरीर और थोड़ा जो है ब्लंट भी होता था। और मुझे बचपन की सारी जो है अपनी हरकत सकनात, अपने उठना बैठना, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ हंसी मजाक, एक एक चीज़ याद है। तो आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल एक डिफरेंट बच्चे थे। हाँ हाँ। बचपन लाड़काना में गुजरा? जी, लाड़काना में। देखिए, लाड़काना आप भी लाड़काना के हैं, लेकिन मैं चूँकि मेरी पैदाइश शहर में हुई, शहर में पला बढ़ा, तो एक सिविलिटी तो हमारे मिजाज में शुरू से ही है, जब से वहाँ से पैदा हुए। लेकिन लाड़काना बज़ाते ख़ुद एक शहर नहीं था। ये लाड़काना हमारे दौर में और हमसे पहले एक दरसगाह था, एक समझें कि एक इंस्टीट्यूट था। लाड़काना को अब भी मैं जब याद करता हूँ, रिकॉल करता हूँ, शहर का जो है पूरा एक टेक्सचर मेरे सामने आ जाता है और मंजरनामा सामने आता है, तो मेरे समझे कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। लाड़काना इल्म हो, अदब हो, सियासत हो, तालीम हो, ज़िंदगी के जितने भी अच्छे और पॉजिटिव शोबे हैं उसमें लाड़काना आगे आगे था। आज से नहीं, मतलब कोई जब से करोड़ा हुकूमत इस्टेब्लिश हुई सिंध में और लाड़काना पर उन्होंने तवज्जो दी, तो लाड़काना जो है वो एक इल्म अदब का मरकज़ रहा। उसको कलोड़ा दौर में तो अंग्रेज़ों ने उसको लिखा है कि ये ईडन ऑफ सिंध, सिंध का अदन, इतना उसमें बागात, सरसब्ज़ी और एक्टिविटी होती थी। तो मैं मंसूर वो दौर याद करता हूँ, लाड़काना में तकरीबन कोई मोहल्ला नहीं था जिसमें लाइब्रेरी न हो। और उस इस तरह का लाड़काना था? बिल्कुल भाई, लाड़काना एक, मैं क्या बताऊँ, आप पाकिस्तान चौक से, बल्कि उससे भी आगे ऐसे देखेंगे तो सेऊ बाज़ार से आपकी नज़र जो है वो आगे जाकर और बैंक स्क्वायर तक जाएगी, और फिर इधर देखेंगे जो कटपर साहब का बंगला था या टाउन पुलिस स्टेशन थी, इधर से देखते तो आपकी नज़र ताहद निगाह टावर तक चली जाती थी। फिर उससे आगे जो है वो एक जंगल शाह का मज़ार था। तो ये और जहाँ पे आप जो न कोई इतनी जो है वो क्या कहते हैं तजावुज़ात थी, और न कोई शहर की इतनी आबादी थी, और न हाच पाच थी। शाम को तो भाई जैसे कोई लखनऊ के लिए सुनते हैं ना कि वो एक पूरी दुनिया क्रिएट हो जाती थी, शाम को तो औताकें आबाद हो जाती थी, जहाँ कटपर साहब की, भुट्टो साहब, खोड़ो साहब और कादरी, बुग्योज़, मतलब एक से एक, दोस्त मोहम्मद अबड़ो, ताज मोहम्मद अबड़ो, हर मोहल्ले में एक औताक आबाद होती थी। शहर के जो है वो पढ़े लिखे लोग, अदीब, शायर, दानिश्वर, सोशल वर्कर, सियासी वर्कर, ये सब बैठते थे। और उस दौर में जो है वो डिस्कस करते थे इंटरनेशनल अफेयर्स से लेकर मोहल्ले की नाली तक। तो वो उसमें लर्निंग होती थी। शाम होते ही जो है वो उनके दफ्तरों के और औताकों के सहन में या गली में पानी का छिटकार हो जाता था, पंखे निकलते थे और कुर्सियाँ बिछ जाती थीं, और इस तरीके से ये 60s 70s या? हाँ, ये 60s 70s 80s तक भी था, 80s तक भी था। उसके बाद जो ये सारा, असल में जनरल ज़िया ने जो है ना वो आपकी पूरी सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दिया। उसने जितने इंस्टीट्यूशन थे उसको तबाह कर दिया। और लाड़काना सिर्फ मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारे सिंधी अदब, शायरी और सियासत का मरकज़ नहीं था, उर्दू अदब और शायरी का भी बहुत फारसी के भी बड़े यहाँ पर वो तो कदरदान थे, हाँ, राइटर थे, हाँ बहुत थे, बड़े राइटर्स थे। अब्दुल गफूर बुरगड़ी से लेकर मोहम्मद बचल तुनियो, अब गैलेक्सी ऑफ पीपल राइटर्स का आप नाम लेंगे तो एक से एक है। ज़ेबा अकली जनाब, बहुत सारे राइटर्स हैं और तालीमी माहिर हैं। खोड़ो साहब। ये लाड़काना में कहाँ से आया? मोहनजोदड़ो के असरात हैं या कुछ और है?
देखिए, मोहनजोदड़ो तो ये बताता है आपको कि लाड़काना की एक ये टाउन प्लानिंग जो है वो हज़ारों साल से है। लेकिन मैं समझता हूँ ये कल्हड़ों के दौर से, क्योंकि कल्हड़ों ने पहले की तो एक छोटा शहर था चाणक्य के नाम से, तो इस पर जो है कल्हड़ों ने फोकस किया, क्योंकि उनको नॉर्दर्न सिंध में अपना कंट्रोल रखना था। तो सखर के साथ लाड़काना भी उनका हब था। लाड़काना से फिर वो दादू और कई और अजला को कंट्रोल कर सकते थे। तो उन्होंने इसको, ये घाड़वा है एक मशहूर, घाड़वा को उन्होंने जो है खुदाई करके और तैयार किया, जिसकी वजह से आप देखेंगे ना मध्य जी से थोड़ा यहाँ नीचे से लेकर और फिर गड़ी खुदा बख्श, नौरदेरो, आगानी और माहोटा, चुअड़पुर हमारा आबाई गांव है, वहाँ से लेकर फुल और बाकरानी तक आपको अमरूद की वो बागात मिलेंगे। और ख़ास तौर पर अमरूद, जो कि इस 25-30 किलोमीटर के पट्टी में होता है, जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होता। और ये जो लाड़काना अमरूद की वैरायटी है पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है पूरे। मैं तो कहता हूँ कि शायद सब कॉन्टिनेंट में भी ना हो, ये अमरूद है। और आप आज भी उस इलाके को, क्योंकि ये दरिया की राइट हैंड पर है, तो आज भी उस इलाके में जाएंगे तो सब्ज़ा, फ्रूट और बागात और ये सारी चीज़ें तो वो कहने का मतलब ये है कि हर लिहाज से आप ज़रात से जाएं, अपना बिजनेस के हवाले से, कॉमर्स, इल्म, अदब, सबका गवारा हर था। चीज़। तो तभी तो है ना कि कहते थे हो जाई नाणो तो घूम लाड़कानो, जेब में पैसा हो तो लाड़काना घूमने चले जाओ। तो ये किसी की नज़र लग गई लाड़काना को, लाड़काना हुक्मरानों की नाहली कहें? हुक्मरानी की नाहली तो पूरे सिंध में नज़र आ रही है, लेकिन लाड़काना लावारिस हो गया है एक्चुअली। वो जो लोग थे जो अदब की शम्में जलाते थे, जो तालीमी माहिर थे, शेख वाहिद बख्श जैसे, खोड़ो साहब जैसे, बहुत सारे एक एक इस्ता मंसूर। आज जो मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं कोई बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा, मैं बिल्कुल ऑर्डनरी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ, लेकिन उनमें जो असातिज़ा थे, मैं उनकी वजह से आपसे इतने एतमाद से बात कर सकता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर से भी के सामने बैठूंगा भी तो एतमाद से बात कर सकूँगा, क्योंकि उन असातिज़ा ने एक हमारे अंदर में एक ऐसी शम्मे रोशन की कि न सिर्फ उन्होंने हमारे दिमाग को जो मुनव्वर किया, साथ साथ एक एतमाद भी दिया। तो असातिज़ा भी हर लिहाज से ज़बरदस्त थे उधर। तो आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, तो लाड़काना से 2-3 प्राइम मिनिस्टर हुए, तो उनसे कभी मेल मुलाकात, कोई बातचीत, कोई डायलॉग? आपकी फैमिली तो कभी खोड़ोस की तरफ हुआ करती थी, कभी कोम्परस्तों की तरफ, तो कभी भुट्टोस के बीच में थी, तो आप लोगों ने कैसे मेंटेन किया इनको? नहीं, हमारी जो शेख कम्युनिटी थी वो कभी मुस्लिम लीग में, फिर पीपल्स पार्टी में आई, लेकिन हमारी अपनी फैमिली, ख़ानदान और क्लोज़ के रिश्तेदार वो शुरू से ही नेशनलिस्ट ख्यालात के थे। मेरे बड़े भाई अमानल्ला तो खैर वो लाड़काना में मॉडर्न नेशनलिज़म की को इस्टेब्लिश करने में उनका बड़ा हाथ है, और मेरा ख्याल है कि टोटल वो कोई 4-5 साल जेल भी काट चुके हैं और बहुत सी अजियतें उसने देखी, मेरे वालिद साहब ने। लेकिन ये है कि कभी हम गुज़रते थे तो मुझे याद है भुट्टो साहब कभी कभी नज़र आ जाता था अपने अलमुर्तज़ा के लान में, ऐसे टांग पे टांग चढ़ाए, ऐसे आराम कुर्सी पर बैठे हुए होते थे। कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी? नहीं, कोई सिक्योरिटी का कोई। भुट्टो साहब तो बिल्कुल एक, आपको मैं बताऊं कि भुट्टो साहब की खूबी ये थी कि जो बेगर्स थे, फ़कीर थे, जो गलियों में गदागिरी करते थे, उनसे लेकर और शहनशाहों तक उसके दोस्त थे। एक बड़े आदमी की एक खूबी ये भी होती है कि वो सोसाइटी के बहुत सारे लेयर्स पर, बहुत सारी तहों पर इक्वल ईज़ के साथ, इत्मीनान के साथ एक्ट करता है। उसका दोस्त जुमा फ़कीर भी था, उसका दोस्त शहनशाह ईरान भी था, शाह फैसल भी था कोई, और उसकी फ़ोटोजेनिक मेमोरी थी। मैं क्या बताऊं, रास मसूद साहब डिप्टी कमिश्नर रहे हैं सिंध में, शायद लाड़काना में भी रहे,
उसने मुझे बताया बहुत सी सारी बातें भुट्टो साहब की, वो उनके क्लोज भी रहे थे, बहुत बहुत सीनियर और सीजन ब्यूरोक्रेट थे। तो उसने बताया कि भुट्टो साहब ने एक फ़ाइल डाउन की और जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस पर लिखा LBW। LBW। तो उनके जो सेक्रेटरी थे वो परेशान हो गए कि अब इसको फाइल को अंजाम तक तो पहुंचाना है, लेकिन LBW करें क्या। तो उससे खर साहब से पूछा, फिर एक कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे वकारम, तो भागे भागे उनके पास गए तो वो हंसे। उन्होंने कहा कि यार आप भुट्टो साहब के साथ काम किया है 2-3 साल, आप समझ नहीं सके वो क्या कहना चाहते हैं। कहा सर हमें और तो आ जाते हैं। कहा उसने इस फाइल को रखने के लिए कहा है LBW लेट बास्टर्ड वेट, इस हरामी को जो है पीछे रखो, इंतज़ार करो। फिर उसकी तह में गए तो पता चला कि वो जो एक प्रमोशन था किसी फेडरल सेक्रेटरी का, वो किसी दौर में लाड़काना के डिप्टी कमिश्नर रहे थे। तो भुट्टो साहब ने 2-4 काम कहे थे, शायद जायज़ या नाजायज़, उन्होंने इनकार कर दिया। तो उनके जहन में था कि ये फ़लाँ आदमी है। वो कादिर बख्श मीर बहर जो है हमारे दोस्त दीदार माछी के बाप, उनने कभी उसको पानी पिलाया था, वो भी उसको याद था। और कैनेडी के तो मशहूर है कि कैनेडी ने पूछा कि भाई भुट्टो साहब आप इतने ज़हीन हैं कि अगर आप मेरी काबीना में होते तो आप अमेरिका में होते तो मेरे काबीना के रुकन होते। तो भुट्टो साहब ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर मैं अमेरिका में होता तो फिर आप कहाँ होते, आपकी कुर्सी पर तो मैं होता। मतलब ये उसके कहने का मतलब ये मशहूर बात है। तो इसी तरह से खोड़ो वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। खोड़ो साहब भी एक बहुत शानदार एडमिनिस्ट्रेटर थे और एक इंटीग्रिटी वाले आदमी थे। और वो एब्डो का शिकार भी इस वजह से हुए कि उन्होंने लियाकत अली खान के सामने नो कर दी ना। लेकिन उन पे इल्ज़ाम तो लगा नवाज यूनिट का। हाँ वो है, जाहिर है ऐसे कंप्रोमाइज़ भुट्टो साहब ने किए, मोहतरमा ने किए, सब ने। पावर में जो भी रहता है ना, वो कंप्रोमाइज़ इंटीग्रल पार्ट है पावर पॉलिटिक्स का। आप कितना ऊपर जाते हैं, कितना नीचे जाते हैं, ये फिर हिस्टोरियन कैलकुलेट करते हैं कि आप कहाँ हैं। तो भुट्टो साहब जो फ़कीरों से कचहरी करते थे, फ़कीर बाहर आके क्या बताते थे? भाई फ़कीर बाहर क्या, फ़कीर उधर ही बातें करते थे। जुम्मा फ़कीर एक मशहूर जो है वो गदागर था लाड़काना में। तो वो जब भुट्टो साहब प्रेसिडेंट जब बनकर लाड़काना आए तो मैंने बताया ना कि भुट्टो साहब ऐसे बैठे हुए होते थे अलमुर्तज़ा के लान में, लोग आते जाते थे, तो ये भी चला जाता था। भुट्टो साहब उनसे हाल हवाल करते थे। तो जब भुट्टो साहब प्रेसिडेंट बनकर आए तो ये भी गए, बल्कि बुलाया इसको। तो उन्होंने कहा कि फ़कीर क्या है, क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें क्या चाहिए, हम फ़कीर हैं। तो ऐसे जाते हुए उस दौर में कोई 500 रुपये 70 में अच्छा खासा अमाउंट था, वो उसने भुट्टो साहब ने निकाल कर उनको दी। तो उन्होंने कहा भुट्टो साहब को कि एक तो कितने हसीन जवान हो, क्या मुझे दे रहे हो, और ये तस्वर करो कि तुम्हारी कुर्सी पर मैं होता और मेरे गधे पर तुम होते तो मैं क्या देता तुम्हें। अच्छा, फिर भुट्टो साहब ने कहा चलो फ़कीर दुआ करो। उसने कहा कि यार अब तुम जिस जगह पर बैठे हो अब भी तुम्हें दवाओं की ज़रूरत है, तो फिर भला मुझे इस कुर्सी पर बैठाओ। इसी तरह से इल्म अदब दोस्त जो लोग थे लाड़काना के, पढ़े लिखे लोग को, उस दौर में मास्टर्स था इंग्लिश में, लिटरेचर में, इसमें उसमें, बाहर से पढ़कर, वो सब भुट्टो साहब के करीब होते थे। और ये भुट्टो साहब अकेले नहीं थे, गैलेक्सी ऑफ पीपल। सोबो ज्ञानचंदानी की अपना एक ओरा था, अब दोस्त मोहम्मद अबड़ो जैसे बताया, ताज मोहम्मद अबड़ो, जमाल अबड़ो साहब की पूरी फैमिली, उनके बड़े भाई शम्स अबड़ो। मतलब आपको हर गली में, अब कितने नाम में आपका को गिनवाऊँ। लाड़काना was a shining city and it had so many stars at a time in its fold. आपने सर बताया कि भुट्टो सलान में बैठ के सबसे कचहरी करते थे, तो फिर हमारे जो नए हुक्मरान हैं वो क्यों इतना डरते हैं कि सिक्योरिटी इतनी लगाई होती है कि फ़कीर तो छोड़ें, अच्छा खासा आदमी नहीं मिल सकता? देखें, ये आए हैं हादसाती तौर पर सियासत में। सीधी बात है, जरदारी साहब का क्या जाए सियासत से। एक लॉटरी निकल आई, मोहतरमा से शादी हुई और वो सियासतदान बन गए। भुट्टो साहब कोई हादसाती सियासतदान नहीं थे। उसके बाप भी प्राइम मिनिस्टर थे, दीवान थे जूनागढ़ के, और उसके दादा भी
जो है वो एक नवाब थे और सियासत में उनका था, उनके दादा के भाई नबी बख्श भुट्टो भी सियासतदान थे और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे। तो वो कई जनरेशन्स से थे, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो भुट्टो साहब पॉलिटिशियन थे। ये जो अब हैं लाड़काना में, उसमें लाड़काना की जो लीडरशिप थी, गुलामुल्लाह माहोटो साहब, चाकर अली जूनेजो साहब, कई और लोग, अली नवाज घांगरो साहब, केहर साहब, इलाई बख्श केहर, कई और लोग थे, अब्दुल रज़ाक सुमरो साहब, जोएल अफमैन, बहुत ज़बरदस्त शानदार लोग थे। ऐसे थोड़ी थे जो जिस किस्म के अब एक डफर जो है आसपास चल रहे हैं। जौहरी को मालूम होता है ना कि हीरा कहाँ है। भुट्टो साहब को पता था कि कौन कहाँ है, किस शहर की किस गली में रहता है, तो उसको वो ढूंढ निकालते थे। अब के जो सियासतदान है, मोहतरमा भी बिल्कुल अवामी थी। मोहतरमा का आप खाना आपको पता है, वो नौकर हमें बताते हैं या जो उनके मुलाजिम तो बताते हैं, वो तो खाना पसंद करती थी, ज्वार की रोटी, साग पल्ली भी, मछली और इस किस्म की जो हम खाते हैं सिंधी पुलाव। उनका एक कनेक्टिविटी थी। मैं आपको एक इसमें हम लाड़काना के लोगों में बहुत सारी गलतियां भी हैं, बड़े मुंतकिम मिजाज हैं और किसी को कुछ समझते नहीं हैं और एग्रेसिव है। ये काफ़ी चीज़ें नेगेटिव भी हैं, लेकिन पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा है। उनकी पॉजिटिव उनके नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा है। वो लाड़काना का जेन्युइन बंदा आपसे हाथ मिलाकर आपकी आधी शख्सियत को समझ जाएगा कि, और ये भी जान जाएगा कि मुझे इसके साथ डील कैसे करना है। तो भुट्टो साहब क्या, जितने भी सियासतदान थे, वो अदीब थे, शायर थे या वकील थे, जिस भी शोबे में थे, एक जो मैं खूबी या खामी बताऊं, लाड़काना के बंदे के लिए नंबर 2 पोजीशन पर रहना बहुत मुसीबत का काम है। देखें, अपना मुमताज़ अली भुट्टो जरदारी साहब की मुखालफत करते हुए कब्र में चले गए, लेकिन उसके पास गए नहीं। लेकिन वो मैंने जेन्युइन आपको लाड़काना वाला कहा, बाकी तो आज तो एक बाज़ार लगा हुआ है और उसमें लोग बिक रहे हैं, वो तो हर जगह बिक रहे हैं। तो उसी लाड़काना में ये जो भी है वो रॉ मटेरियल आ गया है पॉलिटिक्स में या पुरानी में। हाँ, ये जो है ना, एक्चुअली इनका मैं आपको बताऊं मसला क्या। मसला इनका ये है कि अभी तक अपने सोच में 1970s में उसी तरह की गवर्नेंस दे रहे हैं, उसी तरीके के वडेरे अपने साथ लिए हुए हैं, उसी तरह का वो सिस्टम चला रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि 2025 में ये जो AI की दुनिया है, जो IT की दुनिया है, जो बिजटेक की दुनिया है, जो जॉब ओरिएंटेड एक अप्रोच है, ये इनको पता ही नहीं। आपने सुना है कभी बिलावल भुट्टो से, ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, या हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टैनफोर्ड का ग्रेजुएट है? कभी आपने सुना कि हमारा ये रोड मैप है, हम जॉब नौजवानों के लिए जॉब क्रिएशन के लिए ये हमारे पास प्लानिंग है और बिज़नेस और टेक्नोलॉजी में हम ये करने जा रहे हैं, और जनाब को मॉडर्न जो यानी वोकैबुलरी है वो इनके मुंह से सुनिए। अभी भी वो शहीद और ये और वो, इनको पता नहीं है कि दौर तब्दील हो गया है। भाई अब बात करो जो नौजवानों को फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से कुछ दे, कोई एक ऐसी बात करो जो ठा करके आपके जहन में बैठे। भुट्टो साहब उस दौर में इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड आदमी थे, बहुत ज़्यादा मॉडर्न आदमी थे। कम अज़ कम उन्होंने 1000 नए इदारे दिए पाकिस्तान को, 1000 कम अज़ कम इन 5 सालों में। और उनको पता था फ्यूचर की अप्रोच ज़रूरियात क्या है। इनको तो यही पता नहीं कि आज की ज़रूरत क्या है, ये फ्यूचर की तो कोई। भुट्टो साहब ने 1000 इदारे दी, इन्होंने 4-5 हज़ार फ्रंटमैन तो आपको दे दिए ना, और क्या दे। हाँ, फ्रंटमैन है तो जैसे फिर फ्रंटमैन है वैसा ही वो सिस्टम चला रहे हैं। मैं इनकी जगह होता तो मैं टास्क फोर्सेस बनाता कि भाई ये इकोनॉमिक्स पर एक अलहदा टास्क फोर्स है, एजुकेशन पर अलहदा टास्क फोर्स है, एक डिफरेंट सिंडिकेट्स होते हैं, नए नए जो है आइडियाज़ फ्लोट करने वाले प्रोफेसर होते। आप क्यों नहीं सिंध के टॉप 100
प्रोफेसरों को ले जाकर एडमिनिस्ट्रेशन में बिठाते, उनको वैसे भी शौक़ है एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का, तो किसी को भेजो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, किसी को इंफॉर्मेशन में, किसी को कहीं, किसी को पढ़े लिखे लोगों को ले आए, टिकटें आप दें, पढ़े लिखे लोगों को दें। आप सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहम ला यरजून किस्म के लोगों को टिकट देते हैं कि जो न बात करते हैं, न उनको सियासत का पता है, न सोसाइटी का पता है। इन्होंने तो बड़ा गर्क किया है। कभी आप कितने पढ़े लिखे भी उस बंदे को ये टिकट देंगे जिसको ये बता देंगे कि भाई पार्लियामेंट में जाकर या तो मेरी वकालत करनी है या तो खामोश रहना है। ब्लंट लोग ले आए, ये मुख्तलिफ इदारों में ले आए, देखें कैसे सिंध का मॉडल ऑफ गवर्नेंस चेंज होता है। आप बता रहे थे कि 100 अच्छे प्रोफेसर या अच्छे दिमाग अगर सरकार लेके जाए उनके मुख्तलिफ इदारों में, उनको कहीं फिट कर दे तो इनको अच्छे अच्छे एडवाइस आ सकते हैं। सिंध में जो 17 साल हुकूमत है उसकी गवर्नेंस से आप मुतमईन हैं? वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि इनका मॉडल जदीद दौर का नहीं है। जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, इस किस्म के लोग इनके काबीना में हैं ही नहीं। इनके आसपास जो मुशीर हैं और सलाहकार हैं और वज़ीर हैं, वो ऐसे लगता है अयाम जाहिलिया के किसी दौर में रहते थे। इस दौर में तो भाई बंदा चाहिए कम से कम उनको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आए, उनको गैजेटरी का इस्तेमाल आए, वो रोज़ाना कोई अच्छा मटेरियल पढ़ते हों, प्रेगमेटिक और प्रैक्टिकल जितने काम हो रहे हैं दुनिया में उनको जानते हों। जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं पूरी दुनिया में वो कैसे काम कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए। अभी इटली की एक प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, आप जाकर, वो हैं राइट की, मतलब एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, लेकिन ये पहली मर्तबा गुज़र 15-20 साल में वो प्राइम मिनिस्टर ये हैं जिन्होंने स्टेबिलिटी कायम की है। हर 6-8 महीने में इटली में एक हुकूमत तब्दील होती थी, उन पर इल्ज़ामात होते थे करप्शन के, क्राइम के। वो 3 साल से, और उसने पूरे यूरोप में अपने आप को एक स्टार बना लिया है। भाई बिलावल भुट्टो में क्या कमी है? मैं तो कहता हूँ वाई ये क्यों नहीं सिंध के चीफ मिनिस्टर बन जाते और लीड करें फ्रॉम फ्रंट। एक पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे लोगों की टीम बनाए। लेकिन उसको तो शौक़ है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। भाई प्राइम मिनिस्टर देखें, इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, पंजाब नहीं चाहेगा, आप नहीं हो सकते। और अब इस्टेब्लिशमेंट आपसे वो मुतालबे करेगी जो आपके बस में ही नहीं है पूरा करने। वो सिंध की डिवीज़न चाहेंगे, आप करेंगे, कर सकते हैं। वो आपके कैनाल, आपकी ज़मीनें, आपकी सारी चीज़ें आप छुप छुप कर तो दे सकते हैं उनको, लेकिन आप ऐसे सरेआम तश्तरी में नहीं आप दे सकते उनको सब कुछ उठाकर। और वो अब सब कुछ के अलावा बात आपकी कोई मानेंगे नहीं। एक प्योर फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करनी चाहिए। करप्शन की भी एक हद होती है। मुझे बनाए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, मैं बाय ऑल मीन्स आई एम क्वालिफाइंग फॉर इट। मुझे बनाए, देखूं मैं कैसे, मुझे अपने जो है बोर्ड एक अच्छा दे और मैं देखूं कि कैसे करप्शन होती है, कैसे जो है वो जाली भर्तियां होती हैं। जब मैं अपने बेटी का नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझसे जो है वो गलत काम नहीं करा सकती। ये लोग एक्चुअली ये करना नहीं चाहते, करना भी चाहते हों लेकिन इनको पता नहीं है कि ये दुनिया चल कैसे रही है। तो आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी को पहले चीफ मिनिस्टर सिंध बनना चाहिए और अपने सूबे की खिदमत करना चाहिए? सूबा तभी ठीक हो सकता है जब बिलावल भुट्टो लगे। देखिए आप ना, मशवरा ये दे रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसे कोई मुराद अली शाह भी कम नहीं है। हम तो तवक्को ही नहीं करते कि मुराद अली शाह जैसा बंदा जिस किस्म की सियासत में इन्वॉल्व है, वो भाई एक तो तुम्हें अच्छा पस मंज़र है। अब्दुल्ला शाह एक दबंग मुंतज़िम थे, एक अच्छे चीफ मिनिस्टर थे सिंध के, लेगेसी है एक। तुम खुद पढ़े लिखे हो, NED के ग्रेजुएट। शाह साहब का फिर एक कॉम्प्लेक्स ये है कि जो गैर सिंधी देखता है ना उसको अपने पास बैठा देता है। वो समझता है सिंधी सारे डफर हैं। मैं आपको माइंड उनकी आप देखेंगे ना, जो NED में भी उसके उर्दू स्पीकिंग दोस्त पढ़े हैं, जो दूसरी ज़बानों के लोग पढ़े हैं, उनको आगे जाकर बिठाएंगे। कोई अमेरिका में मिल गया
गैर सिंधी उसको आगे बिठाएंगे। वो भाई सिंधी पढ़े लिखे आदमी हैं, अब कॉम्पीट कर रहे हैं। ये जो हज़ारों लाखों लोग अब बाहर बैठे हुए हैं, साना जैसी हमें कोई तंजीम तो पाकिस्तान की कोई और कम्युनिटी बना कर दिखाए। यूरोपियन जो एसोसिएशन है सिंधियों की, ऑस्ट्रेलिया में है, हर जगह है। ये सारे कॉम्पीट करके उधर बैठे हैं, वो सारे ऐसे हैं। इकबाल तरीन जैसा बंदा हमें दिखाए, कई और मिसाल। वो क्यों नहीं इधर आते? और उनको जब वो सानिया निश्तर को इमरान खान ले आता है, आप ढूंढ कर बाहर से बंदों को क्यों नहीं बिठाते इधर? पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में कॉम्पीट करके एक बहुत अच्छी जगहों पर बैठे हुए हैं। माजिद बुर्गड़ी जैसा बंदा सियाटल में बैठा हुआ है। आपका जहनी काम नहीं करता। और ये मैं आपको बात बताऊं, वैसे ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जितना बंदा बड़ी कुर्सी पर बैठता है, इतना उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। हाँ, छोड़ देता है। उस पर इतना प्रेशर होता है। लेकिन भुट्टो साहब ने जितने बड़े ओहदे पे बैठा उतना ऊपर गया। वो तो जीनियस था ना। देखिए, भुट्टो वाज अ जीनियस। ये उसके आसपास भी नहीं फटकते। वो तो 4 घंटे नींद करता था। ये तो सुबह को 5 बजे सारे सोते हैं, दिन के 1 बजे उठते हैं। भुट्टो साहब की फोटोजेनिक मेमोरी थी। यू डोंट कंपेयर देम विद दिस ऑर्डिनरी मटेरियल। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इनको ये मुस्तकबिल बीन है ही नहीं। आधे मिनिस्टरों को पता नहीं होगा कि वारन बफेट कौन है, उनको ये पता नहीं होगा कि ये वो जो नया है टेस्ला वाला वो कौन है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है। और वो पुराना मॉडल है, एक डफर किस्म के लोग पता नहीं कहाँ से पकड़ कर फ्रंटमैन बनाए हुए हैं। वो उनको उधर से लूट कर देता है, कुछ अपनी जेब में, कुछ उसकी जेब में, कुछ ऊपर की जेब में। ये मॉडल है कोई गवर्नेंस का? यार आप सिंधी नहीं, सिर्फ अली हसन जरदारी तो नहीं है ना, सरदार शाह भी तो है। सरदार शाह है, हमारा दोस्त है। सारा जोर शायरियों पर है ना। हम तो तब मानेंगे जब एजुकेशन में 5 साल में ये ऐसे करके देखा है। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि जो है, डोंट सी व्हाट इज़ फार एंड मिडिल, सी व्हाट इज़ क्लियर एट योर हैंड। हमें बताया कि हमारी इस पर क्या है, कितने बच्चे एजुकेशनल नेट में वापस आए, कितने बाथरूम्स बने, कितनी बिल्डिंग्स ठीक हुई, कितनी जो है वो फासलाती तालीम की तरफ कितने बढ़े। ये जो बंच बैठा हुआ है, इनमें तो ये अच्छा है, लेकिन एक आइडियल बंदा जो है वो अपनी टीम से पहचाना जाता है ना। उनके मुशीर कौन है, उनके करीब कौन है। हम उसके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, कोई 25-30 साल से। सिंधी में कहते हैं लगो तो पियो है ना। हाँ, लगा तो है, तो नतीजा भी तो आपने वो मवाली का देखा था ना। हम उसको कहते हैं, वो इन सबसे बेहतर एक है, मुंतज़िम भी है। और अल्लाह ताला ने उसको यंग एज में एक ओहदा दिया है, अदब, लिटरेचर, बाहर का एक्सपोजर है, आम ज़िंदगी को पहचानता है। तो अगर उनसे भी ये नहीं हो सके टास्क, तो फिर तो हम किसको कहें। उसकी भी हैंडीकैप्स हैं, उसके ऊपर भी मुसीबतें बैठी हुई हैं। फ्री हैंड देकर वो किसी को, देखें, कोई आधा दर्जन चीफ मिनिस्टर सिंध में फिर रहे हैं अमली तौर पर। फरयाल तालपुर भी है, शर्जील मेमन भी है, नासिर शाह भी है, मुराद अली शाह भी है, बिलावल भुट्टो भी है, 2-4 और भी हैं। अब मुझे बताएं, जरदारी साहब खुद तो पता नहीं क्या है, वो तो मिनिस्टरों का भी अब्बा है। तो जब आपकी पावर जो है वो मरकूज एक जगह पर नहीं है, देखें तो मरियम है ना, मरियम नवाज, वो एक डिसीजन मेकर है, उसके ऊपर ये चाचे मामे नहीं बैठे। तो फिर बना देना अपनी बहन फरयाल तालपुर साहिबा को चीफ मिनिस्टर, क्या हर्ज है उसमें? हम तो कहते हैं ना कि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है वाला चक्कर ना हो, सीधा सा आकर बैठो। चैलेंजेस भाई, हम तो कहते हैं ता अबद पीपल्स पार्टी सिंध में इक़्तिदार में रहे, लेकिन सिर्फ डिलीवर करे, अपने गवर्नेंस के मॉडल को ठीक करे। जो दूसरे हैं वो भी कोई बर्ट्रैंड रसेल तो नहीं ना, वो भी कोई फ्रांस काफ्का की औलाद नहीं, वो भी ऐसे ही है, वो भी आजमाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी में आधे जो बैठे हुए हैं वो पहले भी दूसरी जमातों में बैठे हुए थे। हम सिर्फ जो भी आता है उनसे ये तवक्को करते हैं कि ये गवर्नेंस के मॉडल को ठीक करें। और गवर्नेंस का किस तरह का मॉडल होना चाहिए, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? और कुछ नहीं, दिल्ली में जो केजरीवाल बैठा था ना, उसके गवर्नेंस के मॉडल को देखें। चंद्रबाबू नायडू के गवर्नेंस को
के मॉडल को देखें, नीतीश कुमार के मॉडल को देखें, ये हमारे पड़ोसी मुल्क में 3-4 बहुत अच्छे मॉडल हैं। उन्होंने ये जो कराची में बड़े बड़े सुपर स्टोर हैं, इम्तियाज़ तो फलां फलां, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीच में 3-4 जो लोग थे ना उनको निकाल दिया, रिटेलर को भी निकाल दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को भी निकाल दिया, होलसेलर को भी निकाल दिया, डायरेक्ट फैक्ट्री पहुंच गए, वहाँ से माल लिया और सीधा सारिफ को दिया। जब 3-4 लोगों का मुनाफा वहाँ से कट हुआ तो सीधा फ़ायदा हुआ सारिफ को, और ये 1 साल में मकबूल हो गए स्टोर। तो इनको भी जो बीच में जो पखे हैं ना उनको निकालना होगा और आप देखेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये एक गवर्नेंस का मॉडल जो है उसको सिंपल करें, यानी कि बीच में जो मुख्तलिफ चैनल आते हैं उनको ख़त्म करें, डायरेक्ट आवाम को रिलीफ दें, डायरेक्ट जो है वो और ट्रांसपेरेंट करें और चीज़ों को ओपन करें। देखें हमारे जैसे मुआशरे में ओके 100% चीज़ें नहीं ठीक हो सकती, चलो 20%। वो कौन थे, फजल हक गवर्नर थे ना जनरल ज़िया के दौर में, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तरक्की उसके दौर में हुई थी केपी की। उन्होंने इंजीनियरों को बुलाकर कहा था कि भाई ये 20% अपने रुश्वत के पैसे हर प्रोजेक्ट में इजाफी रखो, वो खा जाओ, 20 से 21% पर गए तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो भाई आप 20% करप्शन कर लो, 25% कर लो, 75 आप जब आम लोगों को रिलीफ दोगे ना तो आपका गवर्नेंस का मॉडल कोट हो जाएगा। इतने मतलब हमें तो हैरत होती है कि ये आखिर जब सिंध एक इनका फसल है, एक ज़मीन है, इनको इधर ही रहना है, इधर से ही वोट मिलेंगे, इधर ही इनको गवर्नेंस करनी है, ये अपने फसल को, अपने दरख्त को, अपने जो है वो झुंपड़े को ठीक नहीं कर पा रहे। आपको पता है कितना पैसा लगा है सिंध में 17 सालों में सिर्फ डेवलपमेंट सेक्टर में? पता है सर आपको? मुझे अंदाज़ा नहीं है। 8,000 अरब से ज़ायद, क्योंकि 4,000 अरब तो इन्होंने जो डोनर इदारे हैं, बैंक्स हैं, उनसे कर्जा लिया है। वो 4,000 अरब के करीब करीब इनकी अपनी डेवलपमेंट है, सूबे की, ज़िले की और फेडरल गवर्नमेंट की मिला के 8,000 अरब इस सूबे में लगे हैं। और कुछ आपको नज़र आ रहा है? भाई ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। सिंध के पास सब कुछ है, कोई 500-600 किलोमीटर की समुद्री पट्टी है, साहली पट्टी है, पहाड़ है, मैदानियात है, मैदाने हैं, पानी है, ज़मीन, क्या कुछ नहीं है। ये सूबा तो ख़ुद तो अपने आप को इन वर्स्ट कंडीशंस में पाल रहा है, लेकिन पूरे मुल्क को भी चला रहा है। तो ये तो खुश नसीब है, इनको थोड़ी ये एफर्ट करें। पैसे इतने हैं, पैसे लेने की ज़रूरत नहीं। असल में क्या है, ये जो बाहर से कर्ज़ लेते हैं ना उनमें कमीशनें खाना आसान होती है। अब तो इन्होंने चीनियों को, वर्ल्ड बैंक को, IMF तो खैर इनको नहीं देता, जितनी भी एशियन बैंक है इन सब के को अपने लाइन पर लगा लिया है। फलां प्रोजेक्ट उसमें आपको ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा। एक प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूँ, तकरीबन 100 अरब का प्रोजेक्ट है। उसमें एक सिंध के ब्यूरोक्रेट, आप भी जानते हैं, सिर्फ उनको, उस शरीफ आदमियों को भी मेरा ख्याल है 1.5 से 2 अरब रुपए अपना हिस्सा मिला, हालांकि वो मांगता नहीं है कभी भी। तो बाकी उन्हें क्या किया होगा। अच्छा फिर इसके ख़िलाफ़ जो इदारे हैं वो इनसे ज़्यादा करप्ट है। मतलब एंटी करप्शन का नाम दरअसल प्रो करप्शन होना चाहिए। इस तरह नेब है, इस तरह से और FI है, ये सारे इदारे इन्होंने एडजस्ट करके रखे हुए हैं। और यकीन माने, खुदा गवाह है, मंसूर मुगैरी साहब में जो कभी कभी जो सड़क पर लोग बैठते हुए देखता हूँ ना, मुझे अपना ज़मीर मलामत करता है कि इसकी इस हालत में मैं भी ज़िम्मेदार हूँ। यानी उनकी हालत देखकर कि एक अमीर सूबा जिसकी 5,000 साल से ज़्यादा हिस्ट्री है और जिसने बहुत आर्ड सिचुएशन में सरवाइव किया है और जिसको हेरिटेज भी है, हर दौलत से माला माल है, उसके बच्चे 80 लाख जो हैं स्कूलों से बाहर है। कोई 50, 60, 70 लाख के करीब आबादी रोडों पर भीख मांग रही है। और देहात में जाएं, ये कहते हैं NICVD, और भाई बनाई होगी, लेकिन एक तो उनके खर्चे देखें, दूसरा
हम तो ये पूछेंगे कि बेसिक जो हेल्थ यूनिट है, रूरल हेल्थ सेंटर को क्या क्या मिला है, सिविल हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है, जनरल जो है वो आप मुझे बताएं। पॉजिटिव नोट पर मैं ये कहूँगा पीपल्स पार्टी के दौर में सड़कें सिंध में काफ़ी बेहतर बनी है, स्पेशल जो हेल्थ फैसिलिटी है वो बेहतर हुई है, इमरजेंसी हेल्थ फैसिलिटी बेहतर हुई है, एजुकेशन के कुछ जगहों पर कुछ बेहतरी हुई है, जनरली बहुत मामला ख़राब है, लेकिन बाकी जो महकमे हैं उनका हाल बिल्कुल पतला है। और उसको इरिगेशन पे सर कितने पैसे लगे हैं, कोई हिसाब है? वो तो जो है ना, जैसे वो कहते हैं इस कान से सुनो उधर से निकाल दो, इस जेब में डालो इधर से निकाल दो वाले चक्कर है ना। ये तो बड़े कमाऊ किस्म के डिपार्टमेंट हैं। वर्क्स और सर्विसेज का क्या काम है कि जितने भी सरकारी इमारत रोड हैं, एक तो उनको ब्रिजेस हैं वो नए बनाने और उनको मेंटेन करना है। मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ आपको नज़र आती है? कागज़ों में होगी। हमारे रिश्तेदार, आपको पता है कि शेख एक माफिया है, हर जगह फैले हुए हैं। शेख को माफिया क्यों कह दिया? मतलब ये है कि वो हर जगह फैले हुए हैं, पुलिस से, अब तो पुलिस से लेकर हर जगह। आप यकीन माने उनमें से जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं, एक्सीएन हैं, वही अरबपति बन गए हैं इन महकमों में, और वो अच्छे फैसिलिटेटर्स हैं, मेमन और शेख, तो ज़्यादा वो पोस्टिंग्स भी उनको मिलती हैं। लेकिन मैं ये आपको बात बताता हूँ कि अब इनफ इज़ इनफ की तरफ को सर ये बात सही है कि इन 15-17 सालों में कोई 15-20 हज़ार जो लोग हैं वो अमीर कबीर हुए हैं और 5 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हुए हैं, ये बात सही है? बिल्कुल है भाई। आप ये देखें ना कि वो आप कुछ इंडिकेटर्स हैं, आप देखें बच्चे कितने ड्रॉप आउट हुए स्कूलों से, आप ये देखें बेरोज़गारी की शरह क्या है, आप ये देखें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी हुई है, आप ये देखें कि इंस्टीट्यूशंस कितने तबाह हुए हैं। टेप्टा है पंजाब का, जो है पंजाब का टेप्टा है, हाँ? पंजाब का टेप्टा करोड़ों अरबों रुपए का तो सिर्फ फर्नीचर बनाकर भेजता है सरकारी इदारों को, जहाँ ऑडिट का मामला ही ख़त्म हो जाता है। ये जो बदबख्त टेप्टा है सिंध में, इसके पास इमारत भी हैं, इक्विपमेंट भी हैं, अमला भी है, विल नहीं है, मटेरियल भी है, हाँ हर चीज़ है। बंदा एक ऊपर से ऐसा बिठा देते हैं जो सिर्फ जो है कॉस्मेटिक काम करे, फंड्स को इधर से उधर करे, उनकी प्रोडक्शन क्या है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। ये मॉडल कब तक चलेगा? यकीन माने अब तो ये फार्म 47 जो है ना, ये बंद हो जाए ना, फिर आप देखें, आपने देखा कि कराची बार के इलेक्शंस में क्या हुआ, बहुत बड़ा ड्रॉप सीन हुआ। ऐसे ही है अंदर, लेकिन एन मौके पर 47 आ जाता है। बहुत सारी सीटें हैं जो सबको पता है कि कौन जीत रहा है। शेख साहब एक चीज़ आपने अच्छा मौजू छेड़ दिया है। पहले जो ये पॉलिटिशियंस हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुआवनत करके जीत जाते थे, उसके बाद फिर आरओ रिटर्निंग ऑफिसर, फिर डीआरओ, फिर नादरा का आया था, फिर अब जो है फॉर्म 47। तो इस तरह से हर फेरे ये नई नई चीज़ें ये कैसे दरियाफ्त करते हैं? ये तरक्की का सफ़र है ना। ये आप देखें कि इस मामले में 2 नंबरी कामों में एक बहुत सी तरक्की हुई है सिंध में, और ये भी उसका एक हिस्सा है। आप देखें कि लेकिन आप थोड़ा कंपेयर करें ना, भुट्टो साहब की काबीना में कौन था? मुबशिर हसन, जे रहीम, महराज मोहम्मद ख़ान, महराज खालिद, शेख रशीद, ये वाले नहीं, दूसरे डब्बू नहीं, वो जो दूसरा शेख रशीद कामरेड था, हनीफ रामे, SM मसूद, हाँ, मुमताज़ भुट्टो, अब्दुल हफीज़, यानी अपने अपने शोबों के वो काबिल तरीन आदमी थे। और इन्होंने जो भर्ती करके रखे हैं, आप खुद देखें, अंदाज़े दिखाएं। और मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, तुम प्रेसिडेंट की सीट लेकर बैठ गए, तुम्हें स्पीकर भी, सेनेट का चेयरमैन भी है, डिप्टी स्पीकर भी है, तो आप फेडरल काबीना में क्यों नहीं जाते? सिर्फ इसलिए कि सिंध के जो है वो जो 10-15 काम होने थे वो भी नहीं हो रहे। जब तुम इक़्तिदार का पावर का हिस्सा हो तो जो जहाँ जहाँ आपको खुद फैसिलिटेट हो रहे हो वो सारे ले लिए, जहाँ अवाम को फैसिलिटेट होना था। कौन से 10-15 काम हैं जो नहीं हो रहे? मतलब भाई कम से कम मैंने अपनी आंखों से देखा कि खुर्शीद शाह के बंगले पर रश लगा रहता था, किसी को फ़ोन किया, किसी का कोई काम किया होता था।
इसी तरह 2-4 और फेडरल मिनिस्टर होते थे, तो आम आदमी के काम भी होते थे। अब मैं आपको बात बताऊं कि सिंध, हम कहते हैं सिंध बदनाम है कि कोटे पर चल रहे हैं। सिंध का फेडरल इंस्टीट्यूशंस में, मिनिस्ट्रीज़ में कोटा 5% भी सिंध का, उसमें उर्दू स्पीकिंग भी है, सिंधी स्पीकिंग भी है, 5% भी नहीं है, जबकि 20% से ज़्यादा हमारा कोटा बनता है। ये किसने किया? वो सिंधी में कहते भाई ये किसने डुबोया? दरिया शाह ने डुबोया। भाई जब तुम पावर का हिस्सा हो तो पावर पूरा लो ना, जिससे अवाम को भी कुछ फ़ायदा पहुँचे। आप यानी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग तो पहुंच जाते हैं ना, आपके मिनिस्टरों को 10 काम हुए, किसी को फ़ोन हुआ, किसी को फैसिलिटेट हुआ, किसी का ट्रांसफ़र हुआ, तो ये समझ में नहीं आता कि ये सिर्फ उस कोटरी को फ़ायदा देने के लिए, ये जो आपने कहा ना कि फंड्स जो हैं बाहर से इन्होंने लिए हैं, वो आप सारे प्रोजेक्ट्स देखें कि सारे प्रोजेक्ट्स ये जो बंगलों में इन्होंने दफ्तर बना रखे हैं, 80% से अब वो प्रोजेक्ट फेल है यहाँ पर, फेल भी हैं। और ये जो बंगलों में इन्होंने अपने ही बंगले किराए पर देकर रखे हैं, अरबों रुपए उनका जो है वो किराया देते हैं, ये इनमें प्रोजेक्ट चल रहे हैं। छुप छुप कर मिनिस्टर उधर बैठते हैं, उधर पूरा एक इनका कारोबार चल रहा है। यार मुझे बताओ, आप इतने पुराने मंसूर सहाफ़ी हो, आप इस शहर की इंच इंच को आपने नापा हुआ है, इन डफरों से इतना नहीं हो सकता कि 2 टावर खड़े कर दें जो बैरक्स हैं सिंध सेक्रेटरीट के, ताकि सारे पूरे शहर के दफ्तर उसमें 2 टावर्स में समा जाए। अरबों रुपए देते हैं किराए पर, 5 अरब रुपए से ज़्यादा इनके किराए हैं। 5 अरब रुपए में एक टावर खड़ा हो सकता है। 50 अरब रुपए में एक हुकूमत के लिए 50 अरब रुपया क्या होता है? एक सेक्रेटरी को आप 20-40 करोड़ के अख्तियारात डेवलपमेंट स्कीम के आपने दिए हुए हैं, आप 20-50 करोड़ में 2 टावर बना दें। वो एमपी हॉस्टल में तो हैरान हूँ, सुना है सनम तेरी भी कमर है, कहाँ है किधर है वाला मसला, वो बनते बनते बन रही है, पता नहीं फिर कब्जा जाकर किया डायरेक्टर जनरल ऑफ कल्चर पर, इधर उधर असेंबली में पता नहीं, असेंबली में आपको पता है क्या क्या घपले हुए। इनसे को कुछ काम नहीं हो रहा भाई। इन आपकी ही अपनी बिल्डिंग्स हैं, उन पर 2 टावर खड़े कर दें और पूरे आपके दफ्तर उधर आ जाएं। हर डिपार्टमेंट को अलग-अलग जो है आप एक एलोकेशन करें। ये छुप छुपा कर। सर आपने बंगलों की बात की कि अफसरान ने, मिनिस्टरों ने बंगले लेके वहाँ प्रोजेक्ट पर किराए पे दे दिए। आप बहुत पुराने आदमी, आपने पूरा सिंध घूमा है, आपने इस 20 सालों से अगर पहले चले जाएं, कितने लोगों के महलात थे, बंगले थे, पॉलिटिशियंस के ख़ास तौर पे आपने देखे थे पहले, अब देख रहे हैं कितने हैं? भाई आप एक बताया ना, जैसे आपने कहा कोई 10-15 हज़ार लोग हैं, उनमें भले कि ये सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, एक इंजीनियर से लेकर एक इंजीनियर, एक डिप्टी कमिश्नर, एक ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, ये कैबिनेट के लोग, फ्रंट मैन हैं इनके, ये सारे मिलकर ज़िले तालके से लेकर और प्रावंस तक सारे मिलकर रात को ये करते हैं कि अगले दिन इसको कैसे माल खींचना है। 17-18 ग्रेड के इंजीनियर, उनके अरबों की जायदाद है बाहर। सेक्रेटरी, हर सेक्रेटरी, सब जमाल मुस्तफ़ा सैयद तो नहीं होते ना कि जो अपना चीफ सेक्रेटरी का चांस छोड़कर और नौकरी छोड़ दे। सेक्रेटरी के लेवल के लोग जो है वो आप देखें कि बाहर क्या क्या उन्होंने बनाया हुआ है। ये जो ईमानदार अदीब सेक्रेटरी हैं उनको जाकर देखें तो इस लूट और प्लंडर में जिसको भी आया है, ऐसे आप न कहें सिर्फ सियासतदान, जो भी बंदा, अदीब को आया तो अदीब ने भी कहीं से अजरक खींच ली है, अदीब ने भी कोई जो है वो जाकर कहीं से माल ले लिया है। आपने देखा है सर, इसमें इस सरकार ने अदीबों को अच्छा खासा नवाजा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको इल्म अदब के मामले में? देखें, हम तो एक अच्छे दौरों को याद करते हैं कि कैसे JM सैयद ने इदारे बनाए, कैसे मीरान मोहम्मद शाह ने इदारे बनाए, कैसे राशदी बरदरान ने काम किया, डॉक्टर बलोच और डॉक्टर उमर बिन दाऊद पोट्रो, ये लोग मिनिस्टर भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे, अल्लामा काजी वाइस चांसलर भी रहे, इन्होंने इदारे बनाए। बाकी जो आज के अदीब हैं उनका एक ख्वाब ये है इस्लामाबाद का टिकट और
किसी सरकारी फंक्शन की दावत और कोई हल्का फुल्का सा काम या कोई जो है वो वजीफ़ा या नजराना या फितराना जो कुछ भी है वो मिले। मेजॉरिटी का ये हाल है। और जो आपने सवेरे बात की ना भाई, इसको हम कहते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा, नापसंदीदा शख्सियात हम इसलिए हैं कि हम कहते हैं कि भाई हमने कोई आपसे माल लिया है, 1 रुपया भी तो ले आओ। सिंधी अदबी बोर्ड का मैं सेक्रेटरी रहा 3 साल, ठीक। उनका रिकॉर्ड, मेरा एक एक रिकॉर्ड उधर पड़ा हुआ है। और मैं मखदूम साहबान का जो नाजायज़ और गैर कानूनी कब्ज़ा है उसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा मैं बात करता हूँ। रिकॉर्ड तो उनके पास पड़ा है ना, खुलवाएं उसको। वो इसलिए कि भाई हम फ़कीरों को कोई परवाह ही नहीं है। जो जो बंदे की हसरतें होती हैं, अपनी पसंदीदा पसंदीदा इश्क भी कर लिए, पसंदीदा तालीम भी हासिल की, पसंदीदा दोस्तों से भी मुलाकात हो गई और घूमे फिरे। यही है जो है ना, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला, चंद हसीनों के खुतूत, चंद तस्वीरें। वाह वाह वाह, बस क्या बात है।